नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमीन लिखवाने के लिए दबंगों ने युवक का काटा गुप्तांग, स्थिति गंभीर। स्मैक के साथ आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार, बड़ी घटना को देने वाले थे अंजाम। और एक्सपेल्ड होने पर एक छात्र ने शिक्षक के साथ की जमकर मारपीट, आरोपी छात्र की तलाश में छापेमारी जारी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दबंगों ने एक मजदूर को 4 व्हीलर से अगवा कर लिया, फिर उससे जबरन 8.5 धुर जमीन लिखवा लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई करते हुए उसका प्राइवेट पार्ट काट लिया। उसे अचेत अवस्था में अहियापुर ले जाकर सड़क किनारे फेंक दिया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उसे उठाकर ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां शुक्रवार को ब्रह्मपुरा पुलिस उसका बयान दर्ज करने पहुंची। घटना के संबंध में पीड़ित शकलदीप शाह ने बताया कि वह बोछा थाना के गढ़ा का रहने वाला है। मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। हर दिन सुबह काम करने घर से दूर दूसरे गांव और कभी कभी शहर में भी जाता है। 6 दिसंबर को वह घर से काम करने के लिए निकला था। इसी दौरान रास्ते में गांव के ही अवध और सुरेश समेत अन्य दबंगों ने उसे रोक लिया। कहा कि 500 रुपया रोज देंगे, हमारे साथ काम करने चलो। पीड़ित ने इनकार कर दिया तो उसे जबरन वाहन में बैठा लिया। उसे लेकर बालूघाट में एक मकान पर पहुंचे और कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। आरोपियों ने कनपटी पर पिस्टल तान दिया, जबरन कागजात पर दस्तखत करा लिया। इसके बाद जबरन वीडियो भी बनाया, जिसमें पिस्टल दिखाते हुए उसे जबरन कहलवाया कि उसने जमीन के एवज में 10 लाख रुपए प्राप्त किए। पीड़ित ने डर के कारण उक्त बातें बोल दी। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर प्राइवेट पार्ट काटकर सड़क किनारे फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना यही है, जो ये लेबर मजदूर का काम करते हैं। लेबर मजदूर का काम करने जा रहे थे, घर से निकले 8:30 बजे। 8:30 बजे में निकले, सिपाहपुर में इनको अवध पासवान गद्दा पारे बोले शकलदीप इधर आओ। तो मेरे भाई आए और कहा साइकिल उधर लगा दो। साइकिल लगा दिए। उसके बाद गाड़ी का गेट खोला और उनको धक्का मार के, उसमें 6 आदमी था। मेरे भाई बोल रहे हैं जो 6 आदमी था, उसमें धक्का मार के रख के उसके बाद लेके बालूघाट में है चनवारा ढाब में इनको माने संडे को उठाए हैं। सोमवार को इनको बंदी बना के रखा है। सोमवार के दिन इनको से सारा साइन उन करवा के बोलो जो हम 6 तारीख है। 6 तारीख को दिन को इनका माने रूम में रख के और 10 आदमी से कहा जे बोलो इतना पैसा हम पा गए। तो 10 लाख कुछ पैसा के इनको धमकी उमकी रिवॉल्वर दिखा के बोला जे बोलो इतना पैसा पा गए। तो ये डर के मारे बोल दिए जे हाँ हमको 10 लाख रुपया हम पा गए, लेकिन इनका एक चवन्नी नहीं मिला है। अच्छा, क्या किया फिर? तो इनको रख के उसके बाद मंगल को दिन में इनको रात में भर रख के मंगल को इनको सवेरे में लगभग 2:30-3 बजे के करीब में इनको बहुत मार के चक्कू से और रिवॉल्वर से मार के और कोसा को माने और पेशाब को जो अथी लिंग बोलता है वो लिंग को अच्छे से काट दिया। खाली सूत बच गया है। तो मेरे भाई अभी तक माने कुछ बोल पा रहे हैं। दांत भी तोड़ दिए हैं। जमीन लिखवा ली। जमीन लिखवा ली। क्या चाहती हैं आप लोग? न्याय चाहते हैं। कर नहीं बता दीजिए अभी। हम तो बयान लेने आए हैं। जहाँ घटना घटी है वो अहियापुर थाना में अंतर्गत पड़ता है जी, लेकिन हम स्थानीय थाना ब्रह्मपुरा के हैं। क्या बता रहे हैं पीड़ित? ये बता रहा लड़का कि हम रास्ते में कहीं मजदूरी करने जा रहे थे, वो बयान पूरा ले लेते हैं तब आपका स्पष्ट। भुगतान वगैरह भी काट दिया गया बता रहे हैं। हाँ, वो तो मेडिकली अथी है, तो हॉस्पिटल में है, तो उसका जो क्या कार्रवाई करें इसमें? बयान दर्ज कर बयान दर्ज करके हम भेज देंगे स्थानीय थाने कार्रवाई को। होगी जी।
मुजफ्फरपुर पुलिस ने मधुबनी 4 लेन स्थित बाइक गोदाम के समीप छापेमारी कर 6 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने मादक पदार्थ, बाइक व मोबाइल भी जब्त किया है। आरोपितों में मझौलिया रोड निवासी मोहम्मद इफ्तिखार उर्फ सोनू, जैतपुर ओपी के गिजास गांव निवासी जमाल हैदर उर्फ छोटू, मनियारी थाना के माधोपुर सुस्ता निवासी सोनू कुमार, शुभम कुमार, राजा कुमार व सदर थाना के भगवानपुर भामा शाह नगर निवासी मोहम्मद इम्तियाज है। सभी के पास से 4-4 पुड़िया मादक पदार्थ जब्त किया गया है। बताया जाता है कि सदर थानेदार को सूचना मिली थी कि मधुबनी 4 लेन स्थित बाइक गोदाम के समीप नशेड़ियों का जमावड़ा है। इसमें कई आपराधिक चरित्र के लोग भी हैं। थानेदार सत्येंद्र सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर सभी वहां से भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान मादक पदार्थ, बाइक व मोबाइल जब्त किया गया। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। ये मामला है कि सूचना थी कि काफ़ी नशेड़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं फौजन के पास, जहाँ पे हीरो का ये गोडाउन है। वहाँ पहुँचने पर कुछ लोग भागे, कुछ लोग पकड़े गए और जब उनकी तलाशी दी गई तो सभी के पास जो है स्मैक की पुड़िया प्राप्त हुए। सभी स्मैकर भी हैं और संजोग से जो है उसमें 2-3 आपराधिक चरित्र के हैं। एक सोनू है जो एक बैंक केस में पहले से जेल जा चुका है और उसमें एक व्यक्ति जैतपुर का है जो वहाँ के केस में फिरार है। इन सभी को गिरफ्तार करके जो है पूछताछ करके जेल भेज दिया गया। बरामद हुई है? मोटरसाइकिल है, वाइट रंग का बच्चे है, मोबाइल है और इसमें टोटल कितनी लोग गिरफ्तार? 6 गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने मनियारी थाना क्षेत्र के एक पूर्व मुखिया पति के बंद गोदाम में 4 पिस्तौल बरामद किया है। इसके अलावा कुछ गोलियां भी जब्त की गई। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसमें 3 देसी कट्टा और एक पिस्टल शामिल है। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि सदर मनियारी और सकरा थाना की पुलिस के साथ संयुक्त टीम गठित की गई। साथ में एसआईटी की टीम को लगाया गया। काफी संख्या में पुलिस फोर्स ने छापेमारी की। वहां एक बंद गोदाम से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। आसपास काफी छानबीन और तलाशी ली गई, लेकिन किसी संदिग्ध गतिविधि का पता नहीं लगा। जब्ती की कार्रवाई कर टीम वहां से लौट गई। हालांकि अन्य जगहों पर अभी कार्रवाई चल रही है। इसमें गोपनीयता बढ़ती जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो गोदाम में AK-47 रखे होने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। इसी आधार पर विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई थी, लेकिन वहां से सिर्फ पिस्तौल ही बरामद हुआ। लेकिन कहीं न कहीं इन हथियारों का तार बड़े गिरोह से जुड़ता हुआ दिख रहा है। इसीलिए भी पुलिस गोपनीयता बरत रही है। फिलहाल पूर्व मुखिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कल लगभग 4 बजे शाम में, कल यानी 9 तारीख को लगभग शाम में 4 बजे एक गुप्त सूचना मिली कि एक माधोपुर सुस्ता में एक गोदाम में, जो कि एक भूतपूर्व मुखिया का गोदाम है, उसमें कुछ आर्म्स होने की खबर मिली। उसकी जांच करने के लिए तुरंत एक पुलिस टीम गठित की गई और वो मनियारी थाना के अंतर्गत पड़ता है, जो कि वहाँ गया। वहाँ पे खोजा गया तो वहाँ पे 3 देसी कट्टा और 1 देसी पिस्टल भी बरामद हुआ है। अब इस बरामदगी के बाद कोई आदमी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। इस बरामदगी के बाद इस किसका था और क्या इसमें आगे एक्शन लिया जाएगा, इस पे कार्रवाई चल रही है। कोई आपराधिक वारदात को थोड़ा ध्यान देने की साजिश थी क्या वहाँ पे? ऐसा अभी तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है सामने, लेकिन इस बिंदु पे भी हम लोग देख रहे हैं कि कहीं आगे का ये कुछ तो ऐसा नहीं था, बट फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है। शुक्रवार को परीक्षा में चोरी करने से रोकने पर छात्रों ने विश्वविद्यालय में जमकर उत्पात मचाया। शिक्षकों के साथ मारपीट की गई। शुक्रवार को एग्जाम हॉल में MCA की परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान एक छात्र को चोरी करने के आरोप में शिक्षकों ने पकड़ा। उसे एक्सपेल्ड कर बाहर निकाल दिया। उक्त छात्र ने बाहर निकलकर अपने साथियों को कॉल कर बुला लिया। दर्जनों की संख्या में पहुंचे छात्र अचानक से परीक्षा हॉल में प्रवेश कर गए। शिक्षक नवल किशोर और अनिल कुमार अमितेश के साथ मारपीट करने लगे। आंसर शीट फाड़ने का प्रयास करते हुए जमकर उत्पात मचाने लगे। गार्ड के साथ भी धक्का मुक्की हुई। सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय थाना, काजी मोहम्मदपुर थाना और QRT की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर सभी भागने लगे। इस दौरान एक सिपाही के साथ हाथापाई भी की गई। QRT ने उत्पात मचाने वाले छात्रों पर डंडा भाजना शुरू किया। जवानों ने भाग रहे एक छात्र को दबोच लिया। उसे काजी मोहम्मदपुर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद काफी संख्या में पुलिस फोर्स ने छात्रावास में छापेमारी भी की, लेकिन वहां से कुछ बरामद नहीं हुआ। उत्पात मचाने वाले सभी छात्र फरार हो गए थे। घटना को लेकर
सेंटर सुपरिटेंडेंट शिवानंद सिंह ने बताया कि परीक्षा के दौरान एक छात्र नकल कर रहा था जिसे पकड़ लिया गया था। उसे एक्सपेल्ड कर दिया गया। इसी के बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर उत्पात मचाया। उनकी पहचान कर ली गई है। नामजद एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय थानेदार श्रीकांत प्रसाद ने कहा कि स्थिति शांतिपूर्ण है। परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। जिन छात्रों ने हंगामा किया था उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थी एक लड़का चीट करते हुए पकड़ाया, उसको एक्सपेल्ड किया गया। एक्सपेल्शन के बाद कैसे सूचना हुई, कैसे वो बाहर कहीं से सूचना की गया। कुछ लड़के कहा जाता है कि PG3 के थे। कुछ लड़के आए और गेट क्रैश करके भीतर घुस गए और 4-5 आदमी के साथ मारपीट किया, मैन हैंडल किया। महिला पर ये इन्विजिलेटर के साथ भी बदतमीजी किया। अगर उसको फिर इधर से रेसिस्टेंस हुआ, लेकिन रेसिस्टेंस हम लोग क्या करते, हम लोग ने हल्ला किया, कहा कि कौन है, भागो, ये सब कहाँ से आ गया है। तो नहीं रोकते तो सब क्वेश्चन और कॉपी भी फाड़ देता, लूट लेता। हाँ, ये कॉपी ये फाड़ा है, देख लीजिए कुछ लोगों का। उसके बाद वो सब गाली गलौज क्या धमकी देते हुए ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उसके बाद भाग गया। उसी समय हमारे किसी व्यक्ति ने थाना को खबर किया, तो थाना वाले आए तो उसमें से एक जवान ने निकाला ये मोबाइल अपना, उसने वीडियो लिया हुआ है। उसमें 3-4 भगोड़े जो यहाँ से उत्पात मचा के भागे मारा पीटी करके, उनका फ़ोटो भी आया है। वो जवान को हम पहचानते हैं, ये थाना का जवान। उसके बाद हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों को खबर किया है। वो लोग भी आए थे, रजिस्ट्रार, प्रोक्टर, कंट्रोलर वगैरह आए थे और सुने हैं कि थाना ने कार्रवाई शुरू किया है। थाना ने एक आध उसमें से फिर वो झुंड में जा रहे थे, फिर दौड़ के उसको जाके पकड़ा है। इतनी शायद एक वो, हाँ, एक गिरफ्तारी हुई है, वो आपको बताएंगे थाना प्रभारी। एग्जामिनेशन हॉल में हल्ला हंगामा किया था, उसी को लेकर के। एसएसपी कार्यालय में शुक्रवार को मासिक अपराध गोष्ठी एसएसपी जयंतकांत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर, थाना और ओपी अध्यक्ष सहित पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान एसएसपी ने अपराध की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण को लेकर सघन गश्ती करने और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्ती से अभियान चलाने का निर्देश दिया। कहा कि पंचायत चुनाव अब समाप्त होने पर है। हो सकता है कि चुनाव के कारण थानों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए अनुसंधान में तेजी आए। वारंटी पर फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, वाहन जांच के साथ ही ठंड को देखते हुए रात्रि गश्ती पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश थानाध्यक्षों को दिया गया। अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चौकीदार एवं अन्य माध्यमों से सूचना संग्रहित करे और सूचना के आधार पर टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करे। अनुसंधानकर्ता को सख्त निर्देश दिया कि अब चुनाव समाप्त हो चुका है, ऐसे में लंबित कांडों को जल्द से जल्द निपटारा करें। क्राइम मीटिंग में जो बेसिक दिशा निर्देश है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि केसेस की अरेस्टिंग और जो खास करके उसमें मर्डर के केसेस का, लेकर के जो केसेस हुए हैं उस मामले में, इसके अलावा जो अन्य केस मामले हैं उसमें भी अरेस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली गई है। इसके अलावा कुछ लोगों पे कार्रवाई भी की गई है जिन लोगों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है और कुछ लोगों को चेतावनी दी गई है। सर, इस शराब को लेकर सर किस तरह का दिशा निर्देश? शराब को जो दिशा निर्देश है वो बिल्कुल क्लियर है। जहाँ पे जिस तरीके से अभी शादी बारात हो रही है या फिर शहरी क्षेत्रों में है, होम डिलीवरी के लिए है, या फिर जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है उसमें रिलैक्स नहीं होना है, उसको उसी तरीके से कार्रवाई करते रहनी है, सो दैट हम लोग जो है पूरी तरह रोकथाम करें। मुजफ्फरपुर जिले में जल जमाव से न सिर्फ आम लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि मरने के बाद भी लोगों को चैन और सुकून नहीं मिल पा रहा है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुरा मेहंदी हसन चौक स्थित कब्रिस्तान की। बरसात और जल जमाव का गंदा पानी पूरे साल कब्रिस्तान के अंदर ही जमा रहता है। ऐसे में शव को दफन करने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली जल जमाव से मुक्ति के लिए, तब आम लोगों ने आगे बढ़कर अपने पूर्वजों की कब्रों को बचाने के लिए एकजुट होकर जल जमाव से इस कब्रिस्तान को मुक्ति दिलाने का प्रण लिया। आम लोगों ने कब्रिस्तान को बेहतर और दुरुस्त करने में तन, मन और धन से जुट गए। इसके लिए चंदा इकट्ठा करके
फंड भी इकट्ठा किया जा रहा है ताकि मिट्टी से भराव कराया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस काम को करने में खर्च और वक्त भी लगेगा, लेकिन लोगों के सहयोग और हौसलों से मिट्टी भराव के काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि शहर की बहुत बड़ी आबादी शवों को दफन करने के लिए ब्रह्मपुरा कब्रिस्तान पर ही निर्भर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वोट मांगने तो सब आते हैं, पर जल जमाव से मुक्ति और इस कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए न तो सोचता है और न ही ध्यान देता है। अब आम जनता ने मिट्टी भराव का काम शुरू किया है। आवाम के जज्बे को देखकर लग रहा है कि अब कब्रिस्तान की हालात में सुधार जरूर आएगा। सालों भर तक जो है ना जल जमाव यहाँ रहता है और ये जल जमाव के लिए हम लोगों ने भी मेहनत और मशक्क़त करके इसको मिट्टी का निर्माण करवा रहे हैं। 2 टेलर 4 टेलर आवामी लोग जो है ना मदद कर रहे हैं और आवाम के मदद से जो है ना इस काम को बखूबी अंजाम हम दे रहे हैं। और आगाज़ तो बेहतर हम लोग शुरू कर दिया, मगर अंजाम जो है ना खुदा बेहतर करेगा। समझा। कितने दिनों से पानी लगी हुई है? ये पानी लगी हुई है मुश्किल से 2-3 साल हो गया। मतलब जीते जी तो लोगों को जल जमाव से परेशानी हो रही है, बहुत है, इसलिए भी निजात नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कि मैयत को जो है इस पर दफन करने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। समझा। इसीलिए हम चाहते हैं क्या कि इसकी जो है ना ऐसा विकास करवावें सारे आवाम के, पूरी मुजफ्फरपुर के समाज के जितने भी मुसलमान कौम परस्त हैं सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएं और इनको जो है मान लें कि मदद के तौर पर सब लोग 1 टेलर 2 टेलर जिसको अल्लाह ने सलाहियत जितनी दी है उतनी की मदद करें। और इसलिए कि जानते हैं ये 50 लाख 1 करोड़ की मकान लोग बनाते हैं, खैर के बनाते हैं, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें लेटना है और लेटने वाले को कब्र में हिसाब है, एक ही आदमी जो लेटेगा उसी से हिसाब होगा। इसीलिए अल्लाह की खौफ और तकवा दिल में रहना चाहिए। अब अल्लाह की जब खौफ होगी तकवा होगा तो सब जो है ना सब हक में सलीम है। सब आदमी 2-4-10 टेलर देगा। अगर मान लिया कि 5,000 10,000 20,000 आदमी अगर देना शुरू कर देगा तो इंशाअल्लाह ताला ये जल जमाव नहीं रहेगा। यहाँ परेशानी यही है कि जल जमा हो रहा है, रेलवे का पानी आ जाता है जो सालों भर लगा रहता है। लगभग 3-4 साल से ये पानी है, पूरा चारों तरफ का गंदगी इसी कब्रिस्तान में आता है। जबकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वार्ड तक के लोग दफन किए जाते हैं। इस पर वार्ड कमिश्नर का भी कोई ध्यान नहीं है। और वार्ड कमिश्नर से मैंने बार कहा, जबकि मुर्दा हो गया 5 वार्ड में है सीमा देवी है, बार कहा, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसमें जो कमेटी बनाए हुए हैं लोग वो कमेटी भी इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। सिर्फ वो लोग रहते हैं दुकान सबके पैसा सुनने के लिए। अब जैसे मतलब सारी कब्रें डूबी हुई हैं तो सबसे बड़ा ये सब जो पर्व होता है वो उसमें कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होता है, सोच नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसी वजह से मेरा घर मूल वासी मत सीतामढ़ी बाजपट्टी ब्लॉक के मिर्जापुर गांव का हूं। हमने अपने बच्चों को वसीयत किया है कि जब मैं वहां मरूंगा अपने गांव में तो ठीक है, और यहाँ मरूंगा तो मेरा लाश मेरे गांव में जाना चाहिए, इसलिए कि यहाँ गिंजन होगा। साल से हम लोग झेल रहे हैं। पूरे शहर का पानी जो है ये रेलवे लाइन से होते हुए इस कब्रिस्तान में आता है और भर जाता है। इसमें यहाँ मुर्दा दफन करने में बहुत दिक्कत हो रही है और आप देख भी रहे हैं क्या हालत है, पानी लगा रहता है। और यहाँ के नगर निगम के वार्ड कमिश्नर से भी बात हुई लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ इसका। स्थानीय कमेटी भी नहीं कर पा रही है, इसलिए स्थानीय लोगों ने इसका बेड़ा उठाया है कि किसी सूरत से इसको भर के बराबर किया जाए कि लोगों को परेशानी नहीं हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण समारोह के अवसर पर भाजपा की ओर से दिव्य काशी भव्य काशी अभियान की शुरुआत होगी। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कार्यक्रम की तैयारी समिति के सदस्यों के साथ पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारी के तहत 11 दिसंबर को प्रत्येक वार्ड से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभात फेरियां निकाली जाएगी। इसके अलावा 12 दिसंबर को जिले के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 13 दिसंबर को सभी शिवालयों एवं मंदिरों में जलाभिषेक पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लाइव सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्रम में पीएम को जिले से लगभग 500 पुजारी व पार्टी पदाधिकारी अभिनंदन पत्र भी भेजेंगे। देखिए 13 दिसंबर को दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम का पूरे देश भर में आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम
भारतवर्ष के सभी ज्योतिर्लिंगों पर ये कार्यक्रम होगा। लगभग ये कार्यक्रम 51,000 से अधिक स्थानों पर पूरे देश में ये कार्यक्रम कराया जाएगा। इस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी कॉरिडोर का लोकार्पण कर रहे हैं और काशी का जो एक भव्य मंदिर है जिसको एक नए भव्यता के साथ दिया गया है उसका लोकार्पण हो रहा है। ज्ञात होना चाहिए कि रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद एक राजनेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता के रूप में इस देश में उभरे हैं जो भारत की सभ्यता और संस्कृति का सतत विकास का प्रयास किए हैं, जिसकी कड़ी में आपने देखा सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण का काम हुआ, राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ, केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य का प्रतिमा का अनावरण हुआ और केदारनाथ धाम के भी लोकार्पण के लिए उस दिन प्रधानमंत्री जी ने 2,500 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इसी क्रम में जो काशी मंदिर एक सिकुड़ा हुआ था, वहाँ एक अतिक्रमण सा दिखता था, उससे उसको मुक्त करते हुए एक भव्यता प्रदान की गई है। जो 200 स्क्वायर मीटर में भी मंदिर नहीं दिखता था, जो 2000 स्क्वायर मीटर से अधिक एरिया में वो मंदिर का लोकार्पण होगा। देश के आस्था का ये विषय है, इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रांगण में उस दिन प्रधानमंत्री का लाइव हम लोग उद्बोधन सुनेंगे। बीते दिनों पूर्व मंत्री एवं विधानसभा चुनाव में बोछा विधानसभा से राजद प्रत्याशी रहे रमई राम ने विधायक मुसाफिर पासवान के निधन होने से खाली हुए विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बेटी गीता देवी को राजद के टिकट पर चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था, जिस पर शुक्रवार को राजद के प्रदेश महासचिव मनोज शर्मा ने श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि पूर्व मंत्री रमई राम द्वारा यह घोषणा करना गलत है कि उनकी बेटी गीता देवी को राजद से बोछा के उपचुनाव में टिकट मिलेगा। साथ ही कहा कि इसका हम राजद कार्यकर्ता विरोध करते हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मांग करते हैं कि उपचुनाव में राजद के समर्पित कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। मौके पर युवा राजद के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भोला राम, प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना सहित कई राजद नेता मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से मांग करना चाहते हैं कि विगत दिनों पूर्व मंत्री श्री रमई राम जी ने अपने पुत्री गीता कुमारी को बोचहा विधानसभा जो क्षेत्र है जिसमें उपचुनाव भावी होने वाला है उसमें उम्मीदवार घोषित करने का उन्होंने काम किया था। तो आज हम प्रेस के जरिए मांग करना चाहते हैं हम अपने नेता से भी कि विगत लोकसभा चुनाव में उनकी पुत्री गीता कुमारी हम लोगों के जो प्रत्याशी थे लोकसभा हाजीपुर से श्री पूर्व मंत्री श्री शिवचंद्र राम जी के खिलाफ में निर्दलीय प्रत्याशी होके लड़ने का काम किया था वहाँ। और अभी विधानसभा जो चुनाव हुआ है उसमें सकरा विधानसभा क्षेत्र से जो है महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से गीता कुमारी वहां चुनाव लड़ी और 3000 मत वहां प्राप्त की। हमारा गठबंधन का उम्मीदवार मात्र 300 से 500 के बीच में वहां हार गया। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम मांग करना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को कि बोचहा विधानसभा क्षेत्र में समर्पित उम्मीदवार जो दुख के घड़ी में लालू प्रसाद के लालटेन को हाथ में लेकर घूमने और संगठन बनाने का काम किया, वैसे प्रत्याशियों को, वैसे जो समर्थक को वहां टिकट दिया जाए ताकि विजय वहां निश्चित है। शुक्रवार को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फोरम भारत और नूनिया सेना के संयुक्त तत्वावधान में विश्व मानव अधिकार दिवस पर युवा पीढ़ी को स्मैक से निजात दिलाने को लेकर नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से इलाज कराने से संबंधित राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज किया गया ताकि स्मैक के आदि युवाओं को नई जीवन मिल सके, जिसमें उपस्थित लोगों ने इस आंदोलन को कैसे सफल बनाए इस पर विचार रखा। मौके पर अशोक कुमार देशभक्त, सुखदेव प्रसाद, कमलेश कुमार चौहान सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।
देखिए, आज विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, लेकिन हमने चिंतन किया है कि हमारे राष्ट्र में सबसे बड़ा जो हनन हो रहा है मानवाधिकार का, वो है युवा पीढ़ी हमारे इसमें ले रहे हैं, और पूरी अर्थव्यवस्था भी हमारे देश का खराब हो रहा है। और युवा पीढ़ी इसके लिए एक स्मैक की पुड़िया पाने के लिए चोरी, छिनताई और ना जाने क्या क्या काम, खून तक बेचा, हत्या तक इन लोगों ने करने पर मजबूर हो गया। इसलिए हमारी संस्था ह्यूमन एक्टिविस्ट फोरम भारत और नोनिया सेना ने मिलकर के संयुक्त रूप से एक आह्वान शुरू किया है कि हम नशेड़ियों को जो स्मैक से आदि है उनको नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से इलाज करा करके उनको जीवन दान दे सकते हैं। इसके लिए हमने केंद्रीय सरकार को भी पत्राचार किया था, जिसके एवज में 28 तारीख को ये दैनिक जागरण में समाचार पत्र में आया है कि जो स्मैक से पीड़ित लोग हैं अगर 2 पुड़िया पीने के लिए रखते हैं तो पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि उनको नशा मुक्ति केंद्र से इलाज करा करके उनको जीवन दान दिया जा सकता है। शुक्रवार को फुटपाथ विक्रेता संघ के द्वारा वेडिंग सर्टिफिकेट और आई कार्ड होने के बावजूद अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर निगम के द्वारा बिना किसी रसीद के सामान को जब्त कर लिया जा रहा है, जिसके विरोध में नगर निगम का घेराव किया गया। शहर स्तरीय विक्रेता संघ के सदस्यों ने बताया कि उनकी 5 सूत्री प्रमुख मांगों को लेकर निगम का घेराव किया गया है। जब तक नगर निगम वेंडर सर्टिफिकेट, वेंडिंग जोन, टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन करने सहित 5 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, तब तक नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत फुटपाथी दुकानदारों को परेशान करना बंद करे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और इस मानवाधिकार दिवस के जो है 10 तारीख को नासवी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जो है आह्वान किया गया है। जो फुटपाथ दुकानदारों के लिए 2014 में जो वेंडिंग कानून जो है लागू किया गया है भारत के संसद के द्वारा, उस कानून के तहत जो वेंडर के अधिकार हैं वो अधिकार वेंडरों को मिले, उसके लिए पूरे देश में आज के दिन में प्रदर्शन हो रहा है हर नगर निकाय में। तो मुजफ्फरपुर के अंदर में नगर निगम के द्वारा जो है करीब 4500 वेंडरों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया है, जिनको वेंडिंग सर्टिफिकेट भी दिया गया है और वेंडिंग सर्टिफिकेट लेकर के भी वेंडिंग जब कर रहे हैं, उसके बाद भी नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है और उस अभियान के तहत फुटपाथ दुकानदारों को जो है टारगेट किया जाता है और उनसे 5-5 हज़ार रुपये की वसूली की जाती है। और उसके बाद जो है वो बोलते हैं उन पुलिस वाले कि ये वेंडिंग सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं? तो आज हम लोगों का, पूरे दुकानदार का मांग यही है कि जो भी सर्वेक्षित फुटपाथ दुकानदार हैं, हम उन सभी को जो जिनको आप वेंडिंग सर्टिफिकेट दिए हैं और जो वेंडिंग सर्टिफिकेट से वंचित है उनको वेंडिंग सर्टिफिकेट दीजिए, और जिनको वेंडिंग सर्टिफिकेट मिल गया है उनको अतिक्रमण के नाम पर पुलिस के द्वारा हरासमेंट बंद कीजिए, उनको वेंडिंग जोन बना करके उनको अस्थायी जगह दीजिए। दूसरा क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे? इसको लेकर के आज जो है अभी नगर निगम में वार्ता हुई है, नगर आयुक्त महोदय नहीं है, ना ही उप नगर आयुक्त महोदय हैं, तो अभी उनके जो है प्रधान सहायक के द्वारा उनसे कही गई है कि कल 4 बजे का समय आप लोगों को दिया जा रहा है और आकर के नगर आयुक्त से मिलिएगा और अपनी मांगों को बताइएगा, उसके बाद जो होगा उस पर कार्यक्रम करेंगे। शुक्रवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में हम सेक्युलर के जिलाध्यक्ष शरीफुल हक और महिला सेल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर स्नेहलता पांडे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आगामी 16 दिसंबर को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में होने वाले राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुजफ्फरपुर जिले के सभी प्रखंडों से हम सेक्युलर के 1000 कार्यकर्ताओं का जत्था राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होगा। वार्ता बुलाने के पीछे हम लोगों का ये मकसद है कि आप तमाम मीडिया के भाई जो हैं उन लोगों से हम लोग रूबरू हुए। 16 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। उस बैठक में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जीतन राम मांझी उस बैठक का उद्घाटन करेंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। आज के इस प्रेस वार्ता में हम लोगों के बीच में इस शहर की प्रसिद्ध चिकित्सक और महिला सेल की जिला अध्यक्ष डॉक्टर स्नेहलता पांडे जी यहाँ मौजूद हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश के माइनॉरिटी सेल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद कमालुद्दीन साहब, पार्टी के प्रदेश के महासचिव संजर आलम जी जो मुजफ्फरपुर ज़िले के प्रभारी भी हैं,
और महानगर के अध्यक्ष राहुल कुमार जी इस प्रेस वार्ता में मौजूद है। मैं आज इस प्रेस वार्ता में ये बताना चाहता हूँ कि आगामी 16 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय परिषद के बैठक की तैयारी पूरे मुजफ्फरपुर में जोर शोर से चल रही है। सभी प्रखंडों में डॉक्टर लता जी, कमालुद्दीन साहब, संजर साहब, राहुल जी और हम लोग दौरा कर रहे हैं। काफ़ी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और मैं दावे के साथ इस प्रेस वार्ता में मैं बताना चाहता हूं कि 16 दिसंबर को जो वाल्मीकि नगर में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है उसमें पूरे मुजफ्फरपुर ज़िले के सभी प्रखंडों से 500 कार्यकर्ताओं का जत्था वाल्मीकि नगर के बैठक में जाएगा। राष्ट्रीय परिषद बैठक की जो वाल्मीकि नगर में तैयारी हो रही है उसमें मैं जिला अध्यक्ष डॉक्टर स्नेहलता पांडे अपने तरफ से 500 महिलाओं को, उससे भी अधिक से अधिक महिलाओं को इकट्ठा करके वहां ले जाने की तैयारी हो रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी के तरफ से जो ये मिला है, जो वर्क हमको मिला है, उस वर्क को अधिक से अधिक करने की कोशिश की जा रही है। अधिक से अधिक लोगों की सदस्यता जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तिरहुत शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय में कुछ लोगों ने सचिव कक्ष में घुसकर जमकर हंगामा किया। सचिव को धमकी देते हुए अभद्र व्यवहार किया। इस संबंध में महाविद्यालय के ऋषि कुमार समेत अन्य ने अहियापुर थाने में आवेदन दिया है। पुलिस को वीडियो फुटेज भी हंगामे का उपलब्ध कराया गया है। आवेदन के अनुसार तरुण कुमार चौधरी कई लोगों के साथ महाविद्यालय आए और सचिव से कहने लगे कि अन्य लोगों को जमीन दी गई है। सचिव मनीष कुमार के इनकार करने पर वे लोग अभद्र व्यवहार करते हुए धमकी देने लगे। क्या कुछ हुआ है? आज हमारे महाविद्यालय में अवकाश प्राप्त डीजी श्री आर वर्मा जी का इंस्पेक्शन था और उन्होंने पूरा महाविद्यालय का इंस्पेक्शन कर लगभग 1 घंटे में वो वहाँ से निकले और उसके 1 घंटे के बाद ये तरुण चौधरी नामक जो लड़का महाविद्यालय के सामने में रहता है, जो कि पूर्व में भी हमारे प्रचार को मारने की धमकी और हाथ भी उठाया था मारने के लिए। हमारे प्रचार डॉक्टर KP शाह हैं और उसके बाद हमारे और भी ऑफिस का जो स्टाफ है, ऋतुराज है, संजय है, अरिताभ लोग के साथ आके मारपीट वगैरह और ये गाली गलौज करता रहा है पूर्व में भी बात। कल हम भी वो डीजी सर के जाने के बाद हम अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, वो आ गया और गाली वगैरह बकने लगा और मारने की धमकी देने लगा कि हमें भी आपने SIS को लीज पर दिया है ज़मीन और हमें भी 30 साल के लीज पर ज़मीन चाहिए, ये है वो है, कैसे नहीं देंगे, हमें सीमेंट का छड़ का दुकान खोलना है तो और ये बालू गिट्टी का दुकान खोलना है और हमें फैक्ट्री वगैरह खोलना है और 2.5 एकड़ का जो प्लॉट है वो डिमांड करने लगा। उसी में सभी स्टाफ थे, ये सभी घटना सभी स्टाफ के सामने हुई। उसके बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग जाके अहियापुर थाना में केन किए। तत्काल उस क्षण हमारे टेबल में वो नंबर SSP का साहब था, हमने SSP साहब को फ़ोन भी किया कि ऐसे ऐसे घटना हमारे घटी और त्वरित कार्रवाई करते हुए धन्यवाद SSP साहब का, उन्होंने अहियापुर थाना को फ़ोन किया और अहियापुर थाना इंचार्ज से भी हमने बात किया फ़ोन पर। उन्होंने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए वो श्री राम जी को भेजा उन्होंने और पेट्रोलिंग को देखते ही पेट्रोलिंग के सामने जैसे रोड से पेट्रोलिंग से गाड़ी उतर रही थी महाविद्यालय में उसी तरह भाग गया। 8-10 लड़के थे, वो भाग गए एकदम से। आई हॉस्पिटल के द्वारा लोगों की आंखों के साथ खिलवाड़ का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को बोछा थाना क्षेत्र के शरीफुद्दीन गांव की रहने वाली उषा देवी के पति छोटन कुमार चौधरी ने आई हॉस्पिटल के डॉक्टर राजा अबू शहमा, डॉक्टर अमित कुमार सहित कुल 9 लोगों पर अपनी पत्नी के आंख को खराब कर दिए जाने को लेकर एक परिवाद दायर किया गया। छोटन कुमार चौधरी ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में 7 अप्रैल को डॉक्टर राजा अबू शहमा के द्वारा करवाया था, जिसके बाद से उनकी पत्नी की एक आंख खराब होती चली गई। 21 नवंबर को IGMS पटना के डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से बताया कि उनकी पत्नी का आंख का ऑपरेशन गलत तरीके से हुआ था। अभी फिलहाल उनकी पत्नी मुंबई के कांदीवली हितवर्धक मंडल आंख हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उनका एक आंख निकाला भी जा सकता है, जिसे लेकर उन्होंने परिवाद दायर किया है। वहीं परिवादी के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि चिकित्सकीय और मैनेजमेंट की गड़बड़ी के कारण उनके परिवादी की पत्नी की आंख खराब हो गई है। इसे लेकर उन्होंने IPC के विभिन्न धाराओं के तहत परिवाद दायर किया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत करते हुए 18 दिसंबर को सुनवाई की तिथि निश्चित की है। फिर वो दवाई दिए, कहे जिनको दवाई से सुइया दिए जो इससे ठीक हो जाएगा,
उससे नहीं ठीक हुआ, 1 महीना ले फिर इलाज चला गया, दवाई दिए, उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो वो कहे जी एक्सरे करवाइए, तो हमने एक्सरे उनका करवाया। एक्सरे करवाया तो कहे कि जी पर्दा के नीचे खून जमा हुआ, जो रेटिना का ऑपरेशन होगा तब होगा। तो राजा बाबू बोले कि जो ठीक है, जो नहीं होता है तो पटना में हमारा एगो लैब है, पार्टनरी में चलता है, जो वहीं ऑपरेशन करा लीजिए। तो हम कहे सर वहाँ कितना खर्चा होगा? तो बोले जो वहाँ ऑपरेशन कराने में 50,000 रुपया लगेगा, से आपको हम हमारा मरीज़ है हमारे हाथ का, तो हम अपना वाला उसमें पैसा छोड़ देंगे, जो 25,000 लगेगा जो वहीं करा लीजिए। और न तो यहाँ अमित बाबू इसका ऑपरेशन करते हैं, जाई हॉस्पिटल में जाके दीपक बाबू से आपको अपनापन है, उनसे संपर्क कीजिए, कहीं होगा तो वो करवा देंगे। तो फिर हम उनके यहाँ गए, वो कहे तो अमित बाबू फिर इसका केस का फिर रिन्यूअल किए। तो वो भी फिर गए 1 महीना, फिर आँख में सुइया दिए, जो भाई इस सुइया से ठीक हो जाएगा। सुइया से ठीक नहीं हुआ तो फिर दवाई उवाई दिए, 2 महीना अथी हुआ। तो फिर उसके बाद 7-8 को 8वां महीना में फिर उसने माने उनका आँख का ऑपरेशन, फिर पर्दा का ऑपरेशन किए। पर्दा का ऑपरेशन किए, फिर वो 1-2 महीना इलाज चला गया। फिर 8 दिन के बाद फिर रोशनी धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। उसके बाद फिर वो माने अथी नहीं हुआ, 1-2 महीना के बाद ठीक नहीं हुआ, 1.5 महीना में। कब पता चला कि आँख खराब हो चुका है? आँख तो हमको पता चला, माने शुरू में ऑपरेशन हुआ वही है, लेकिन इन्फेक्शन ही हटाने के लिए इलाज में हमको रखेते रह गए। चौधरी की पत्नी उषा देवी का कि आँख की जब समस्या उत्पन्न हुई तो इन्होंने उनका इलाज आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में प्रारंभ करवाया। जिस क्रम में चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि भाई इनकी आँख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ भी, ऑपरेशन हुआ, 1 माह तक जो है इलाज में रही, और जिस दौरान आँख की समस्या बढ़ती गई, पीप आना शुरू हो गया, आँख में दर्द आने लगा, रोशनी आँख की चली गई। तो फिर इनके द्वारा पुनः ही अपने बीवी को, पत्नी को लेकर के आई हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर गए। चिकित्सक के द्वारा फिर ऑपरेशन की बात कही गई, तो दोबारा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बावजूद भी आँख की रोशनी नहीं आई, आँख की परेशानी बढ़ती गई। तब ये हार करके अपनी पत्नी को ले गए IGMS पटना में। वहाँ भी चिकित्सक के द्वारा जांच पड़ताल किया गया, तो बताया गया कि भाई ये पूर्व के चिकित्सक के द्वारा लापरवाहीपूर्ण तरीके से इनकी आंख का ऑपरेशन और इलाज किया गया है, जिसकी वजह से ये इनकी स्थिति आंख की खराब हो गई है, इसमें जान तक भी जा सकती है। ये बात जब चिकित्सक के द्वारा बताया गया, तब ये परिवादी उनको विशेष इलाज के लिए मुंबई ले गए। और सर वो जो चिकित्सक थे मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के, डॉक्टर राजा अबू शर्मा और दूसरे हैं डॉक्टर अमित कुमार, इन्हीं दोनों डॉक्टरों के द्वारा 2 बार परिवादी की पत्नी उषा देवी की आंख का ऑपरेशन किया गया था। तो ये दोनों डॉक्टर हैं, और साथ साथ वो जो अस्पताल प्रबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे हुए राजकुमार केडिया साहब, अध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के, और इसी तरह से प्रबंधन समिति के सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, इस तरह से कुल 9 लोगों के खिलाफ इन्होंने परिवार पद दायर किया है। शुक्रवार को एमडीडीएम कॉलेज में विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर बीएड की छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली में छात्राओं ने मानवाधिकार से जुड़े पोस्टरों के द्वारा छात्राओं को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। प्राचार्य डॉक्टर कनोपिया ने बताया कि मानवाधिकार का अर्थ विश्व में रहने वाले प्रत्येक मानव को दिया गया विशेष अधिकार है, जो विश्व को एक सूत्र में बांधता है। हर व्यक्ति की रक्षा के साथ साथ स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने की छूट देता है। किसी व्यक्ति के साथ किसी भी कीमत पर कोई भेदभाव न हो, समस्या न हो, सब शांति से खुशी खुशी अपना जीवन जी सके, इसलिए मानवाधिकारों का निर्माण हुआ। शुक्रवार को एपवा जिला अध्यक्ष शारदा देवी और रानी प्रसाद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पहुंची ग्रामीण महिलाओं ने बढ़ती महंगाई, गैस की बढ़ती कीमतों के साथ शराबबंदी के नाम पर मुखा टोला में छापेमारी और महिलाओं को गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व करे रानी प्रसाद ने बताया कि बिहार में सरकार के संरक्षक प्राप्त शराब माफियों पर न तो पुलिस और न ही आबकारी विभाग हाथ डालती है। आज हम लोग का धरना बढ़ती हुई महंगाई और जो गैस का सिलेंडर उन्होंने जो कहा था मोदी सरकार ने कि महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है धुआं, तो उसके लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना जो चलाई वो पूरी तरह झूठी साबित हो गई। क्योंकि आज जो गैस का सिलेंडर 1000 दाम है, कौन महिला खरीद पाएगी? ये कोविड के दौरान जो लोगों का रोजगार गया है उसके में भी कोई सरकार कदम नहीं उठा रही है। और शराबबंदी के नाम पर अमीरों को, जो मंत्री को जो अपने ये कर रही है, बचा रही है, और शराबबंदी के नाम पर गरीबों पर जो दमन कर रही है, ये अत्याचार के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। शराबबंदी के नाम पर यहाँ बिहार की धरती पर
जो महिलाएं शराब से भी नहीं जुड़ी हैं, उनको कोई मतलब शराब से नहीं है, फिर भी उनके रूम में घुसकर उनकी ये करना, तलाशी करना और उनको जेल भेजना, ये जो है महिलाओं का जो अपमान हो रहा है, ये नीतीश सरकार जो अपमान कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग धरने पर बैठे हैं। और महंगाई भी सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा। और शराबबंदी के नाम पर बिहार में जो कारोबार जो चल रहा है, 20,000 करोड़ का चल रहा है ये कारोबार गुप्त तरीके से चल रहा है, वो हम लोग नहीं चलने देंगे। गरीबों का अगर देना है, अगर उनको कुछ करना है तो उनको रोजगार पहले दो। कोरोना टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। इसके लिए विभाग ने लोगों को तरह तरह से लुभाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। इस क्रम में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में लकी ड्रॉ के माध्यम से समय पर कोरोना टीका लेने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक प्रखंड में प्रथम खुराक का टीका लेने के बाद समय अवधि तक दूसरा टीका लेने वाले 10 लोगों को सांत्वना पुरस्कार और 1 को बम्पर पुरस्कार मिला। पुरस्कार में किसी को मिल्टन का थर्मस तो किसी को हॉटपॉट मिला। लकी ड्रॉ के विजेता को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने गिफ्ट दिया। जिलाधिकारी ने गिफ्ट देने के बाद सभी विजेताओं को टीकाकरण के प्रति जागरूकता पर बल दिया। कोरोना से बचाव का एकमात्र और सशक्त उपाय है कोविड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लगातार ड्राइव चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में ऐसे लाभार्थी जिन्होंने प्रथम डोज ले लिया है और द्वितीय डोज कई लोगों ने नहीं लिया है, तो उनको जागरूक करने के लिए हम केयर और सरकार के समन्वय से एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आयोजित किया गया, जिसमें कि 16 प्रखंड के 176 लोगों को चिन्हित किया गया है। प्रथम जो सप्ताह में हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये लगातार हर एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलता रहेगा। यह वैसे व्यक्तियों को चिन्हित हम लोग करते हैं जिन लोगों ने कोविड की फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज के ड्यू डेट जैसे ही पूरा होता है, 84 डेज जैसे ही पूरा होता है, वैसे लोग 84 से 90 डेज के बीच जिन लोगों ने कोविड का सेकेंड डोज भी ले लिया है, वैसे लोगों के बीच से ड्रॉ निकाला जाता है। और कुछ लाभार्थियों को प्रत्येक प्रखंड से 11 ऐसे लाभार्थी प्रत्येक सप्ताह ड्रॉ के माध्यम से चिन्हित किए जा रहे हैं, जिनको विभिन्न गिफ्ट्स प्रेजेंट्स किए जा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 3 प्रखंडों के लाभान्वितों को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया और गिफ्ट प्रेजेंट किए। और एज ब्रांड एम्बेसडर उन लोगों से हम लोगों ने यह आग्रह भी किया है कि जिस भी वार्ड या जिस भी पंचायत से वो आते हैं, वे अपने पंचायत के सभी लोगों को सेकेंड डोज ससमय दिलाना सुनिश्चित करें, ताकि कोविड से जो लड़ाई है, जो हम लोगों का संघर्ष है, उसमें हम लोग विजयी रहें और अच्छे तरीके से कोविड का मुकाबला कर सकें। किस रूप में तैयार है? देखिए, जो भी विदेशों से लोग आ रहे हैं उसकी लिस्ट हम लोगों के पास ससमय आ जाती है। वैसे लोगों को हम लोग ट्रेस करके उनकी ट्रैकिंग करते हैं और उनका हम लोग सैम्पलिंग लेते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो दूसरे जगहों से भी आ रहे हैं, उसके लिए विशेष रूप से स्टेशन एंड बस स्टेशन पर लगातार सैम्पलिंग कराई जाती है और एवरेज 5,000 से ज़्यादा सैम्पलिंग हम लोग पर डे करते हैं, ताकि किसी भी तरीके से यदि कोई नया वेरिएंट या नए तरीके के संक्रमण की बात भी आती है तो उसको हम लोग टाइमली चेक कर सकें। इसकी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। बिहार छात्र संघ के द्वारा शुक्रवार को शहर के अघोरिया बाजार, देवी मंदिर, बंगलामुखी मंदिर, मुजफ्फरपुर जंक्शन सहित विभिन्न जगहों पर वैसे लोग जिनके पास ठंड में पहनने को कपड़ा नहीं था और जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर है, वैसे लोगों को गर्म कपड़ा दिया गया। साथ ही रिक्शा चालक को टी-शर्ट दिया गया। संघ के अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि जब हम लोग कपड़ा वितरण करने निकले तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे जो बहुत से बीमारियों से ग्रसित है और उनको देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाएंगे। बिहार छात्र संघ की तरफ से पूरे मुजफ्फरपुर ज़िला में वैसे लोगों को जो सच में पूरा गरीब हैं, जो पागल टाइप हैं, जो खुद पे ध्यान नहीं रख सकते हैं, वैसे लोगों को पूरे शहर में घूम कर चुनिंदा कर, जैसे हो गया बनारस बैंक चौक हो गया, देवी मंदिर हो गया, आपको बंगलामुखी मंदिर हो गया, गरीब स्थान हो गया, मुजफ्फरपुर जंक्शन हो गया, सरेगन टावर हो गया, ऐसे हर जगह को चुनिंदा करके और हम लोगों ने वैसे लोगों को कपड़ा, ट्राउज़र, टी-शर्ट, जैकेट पहनाने का काम किया, जो कि डोनेशन हमारे अनिल सर जी के द्वारा किया गया था। और हम लोगों ने बहुत सारा जब घूमा तो बहुत सारे के देखें बीमारी, तो हम लोगों ने एक अभियान भी आज से चलाना स्टार्ट किया है कि जो भी गरीब हैं, जो भी असहाय हैं, अगर किसी को पता हो हमें बताया, नहीं तो हम लोग खुद शहर में घूम के चुन के उनको ले जाके सदर अस्पताल में इलाज करवाने का काम करेंगे। अस्पताल बोलती है सरकार कि अस्पतालों में इतना खर्चा हो गया, लेकिन वो कभी कुछ कर नहीं पाती है।
ज़रूरत किसको है, सदर अस्पताल किसके लिए बना था? जो निर्धन है, सच में बेरोजगार है, मतलब सच में गरीब है, वैसे लोगों का इलाज हो जिसका आगे पीछे कोई नहीं है। वैसे लोग ऐसी रोड पे मर रहे हैं, सरकार ध्यान तक नहीं देती है। वैसे लोगों को हम लोग उठा के ले जाके सदर अस्पताल में इलाज भी करवाने का काम करेंगे। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के द्वारा मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में गरीब मरीजों के बीच कंबल वितरण किया गया, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा और परिषद के अध्यक्ष राजू नैयर के द्वारा मरीजों में को कंबल दिया गया। मौके पर डॉक्टर मकबूल नैयर, यास्मीन परवीन सहित कई लोग मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी हम लोग भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में गरीबों के बीच जो कंबल बांटने का काम हम लोग करते थे, आज हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में गरीब मरीजों के बीच में हम लोगों ने कंबल वितरण किया है। ऐसे गरीब जिनके पास जो ठंडा आ चुका है, इस ठंडे में जिनके पास कंबल नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग कंबल दे रहे हैं। और इस कंबल वितरण समारोह में हमारे जो हम लोग के गार्जियन, अभिभावक, हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर विनय शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित थे। उनकी के शुभ हाथों से हम लोगों ने गरीबों के बीच हर वार्ड में जा के हम लोगों ने कंबल वितरण का काम किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।